जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाबू फिजिक्स के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सभी बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है बाबू, चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, पोलराइड क्या होता है। तो पोलराइड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बाबू, पोलराइड आखिर होता क्या है। तो बाबू देखिए क्या मैंने लिखा है कि पोलराइड एक क्या है, उपकरण है। पोलराइड एक क्या है बाबू, उपकरण है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। यानी पोलराइड एक ऐसा डिवाइस है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने का कार्य करता है। फिर आप हमसे पूछ सकते हैं सर अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। देखिए बाबू, अध्रुवित प्रकाश के मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास लाइट है और लाइट में बाबू जो विद्युत वेक्टर होते हैं उनका कंपन अनेक दिशाओं में, हर संभव दिशाओं में हो रहा है। अब क्या करते हैं, ये आपके पास कैसा प्रकाश है बाबू, अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है बाबू, अध्रुवित प्रकाश। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस से गुजारते हैं कि जो इस अध्रुवित प्रकाश को किसमें चेंज कर देगा बाबू, ध्रुवित प्रकाश में। ध्रुवित प्रकाश के मतलब होता है जिसमें विद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण तल, ये तल क्या है, प्रकाश संचरण तल के लंबवत सिर्फ एक दिशा में कंपन करता है। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग कौन प्रकाश बोलते हैं बाबू, ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे बाबू, ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। यानी हमारे पास अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करने वाला जो डिवाइस है, यही डिवाइस क्या कहलाता है, वो पोलराइड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, पोलराइड। तो पोलराइड का डिफिनेशन समझ में आया बाबू, वैसा उपकरण जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है, पोलराइड कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग खास करके याद रखिए, पोलराइड का उपयोग चकाचौंध को कम करने के लिए चश्मे में किया जाता है। आप क्रिकेट खेलते हुए प्लेयर को देखते होंगे, वो चश्मा हमेशा रंगीन लगाते हैं। उस रंगीन चश्मा में किसका उपयोग किया था, पोलराइड का, ताकि जो भी प्रकाश अगर ज़्यादा भी आए तो चकाचौंध से बच जाए, यानी अधिक प्रकाश में भी आसानी से देख सके। तो पोलराइड का उपयोग किस में किया जाता है बाबू, चकाचौंध को कम करने के लिए चश्मे में किया जाता है। दूसरा, पोलराइड का उपयोग रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज की खिड़कियों में बाहर से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी ये हम लोग के पास क्या था बाबू, पोलराइड। यानी क्या क्या याद हुआ, पोलराइड एक ऐसा डिवाइस है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करता है, यानी जिसमें प्रकाश के जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर हैं हर संभव दिशा में कंपन कर रहे हैं तो अध्रुवित, और अगर सिर्फ एक दिशा में कंपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, ध्रुवित। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है बाबू, पोलराइड कहलाता है। पोलराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पोलराइड का उपयोग चकाचौंध को कम करने के लिए किया जाता है। साथ साथ इनका उपयोग बाबू रेलगाड़ी में, कहाँ बाबू, रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज की खिड़कियों में आने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बाबू, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखिए वो ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे याद रखेंगे बाबू, देखिए ध्यान से। क्या करते हैं बाबू, दो आवेश लेते हैं, दो आवेश। मान लीजिए ये आवेश क्या होगा, माइनस क्यू, और ये आवेश क्या होगा बाबू, प्लस क्यू। एक माइनस क्यू आवेश है और एक कौन क्यू है बाबू, प्लस क्यू आवेश है। और इसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। कितनी होती है बाबू, 2L होती है। तो ये जो व्यवस्था है जिसमें समान परिमाण के, कितने बाबू, समान परिमाण, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू तो भले है लेकिन परिमाण समान है, ये क्यू है ये भी क्या है, क्यू है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। यह व्यवस्था कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है बाबू, विद्युत द्विध्रुव। डिफिनेशन पूछेगा विद्युत द्विध्रुव क्या है तो क्या कहिएगा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के कितने आवेश,
दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार बना व्यवस्था कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। यानी ये -q और ये क्या है बाबू +q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब डिफिनीशन याद कीजिए। विद्युत द्विध्रुव बता दिए कि दो आवेश समान परिमाण का होना चाहिए और उनकी बीच की दूरी कितनी है बाबू? 2l है। लेकिन दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। अब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे q और उसकी लंबाई का जो गुणनफल होता है वही कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो हम लोग के पास विद्युत द्विध्रुव है उसमें से किसी एक आवेश का हम क्या ले लेंगे बाबू? परिमाण। और परिमाण हमने क्या लिया बाबू? मान लीजिए एक आवेश का परिमाण कितना मान लिया? q। समझ में आया कि नहीं आया? और इसकी लंबाई यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना l बाबू? 2l। यही दोनों जो गुणनफल है यही कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं बाबू? P से। यानी P बराबर क्या निकल गया बाबू? 2ql। यानी P बराबर क्या होता है? 2ql होता है। डिफिनीशन याद हुआ बाबू? कहिएगा विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसकी लंबाई का गुणनफल कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? P से। और P बराबर होता है बाबू 2ql। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा बाबू? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा, देखिए बाबू 2 का कोई मात्रक नहीं होगा। q क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और l क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? वो मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। तथा बीमा क्या होगा बाबू? याद कीजिए बीमा बाबू, यहाँ आवेश की बीमा क्या होती है बाबू? 80। क्या होती है? 80। और l है लंबाई। लंबाई का बीमा क्या होता है? वो l। तो lt ये होता है लेकिन m नहीं है, मतलब m का पावर क्या मान लिया गया है? 0 मान लिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। और बीमी सूत्र क्या होगा बाबू? m0 LTA। यहाँ क्या बाबू? A और T किसकी बीमा है? आवेश का। और L किसका बीमा है बाबू? लंबाई का। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग देखते हैं बाबू चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? आप ध्यान से देखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहता है चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। चलिए बाबू मैं पहले इसको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसके लिए याद रखना है, हमारे पास दो ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता के मतलब कितने बल से अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक होता है बाबू -m और एक होता है बाबू +m। कितना होता है? -m और +m। और इनकी बीच की भी दूरी इस बार मानी जाएगी कितनी? l 2l। तो ये व्यवस्था कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पिछली बार आवेश था तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस बार ध्रुव प्रबलता है। ये m क्या है बाबू? m आपके पास क्या है? ध्रुव प्रबलता। क्या है बाबू? ध्रुव प्रबलता। तो याद रखेंगे विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का परिमाण तथा उसकी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सेम टू सेम विद्युत द्विध्रुव के समान। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे बाबू? m से सूचित किया जाता है। यहाँ m क्या हो जाएगा? तो 2ml। यानी इस बार भी विद्युत ध्रुव के किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्रबलता लिख लेंगे m और उसकी बीच की दूरी कितनी है बाबू? 2l। दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2ml। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 2ml। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपसे पूछा जाएगा। मात्रक याद रखिए कितना होता है बाबू? एम्पियर मीटर। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा किधर होती है बाबू? ऋण ध्रुव प्रबलता से किधर होगी? धन ध्रुव प्रबलता की ओर, या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या क्या याद किए? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव के किसी ध्रुव प्रबलता के परिमाण और उसकी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बाबू, याद रखेंगे, इसको m से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होगा 2ml और इसका मात्रक एम्पियर मीटर और एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण ध्रुव प्रबलता से धन ध्रुव प्रबलता की ओर या दक्षिणी ध्रुव से किधर होगी बाबू? उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वो विद्युत फ्लक्स क्या है? तो डिफिनीशन याद रखिएगा। विद्युत फ्लक्स किसी सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उस सतह से संबद्ध क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी अगर कोई सतह है, इस सतह से जितनी कौन क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी बाबू? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं की संख्या को उस सतह से संबद्ध क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा बाबू यहाँ पे क्या रखना? अल्पांशीय। क्या बाबू? अल्पांशीय या अल्पांश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या ई डी एस कॉस थीटा। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ क्या होता है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए बाबू, देखिए मान लीजिए हम लोग के पास ये क्या है? सतह है और इस सतह का मैं छोटा सा भाग लेता हूँ, छोटा सा भाग यानी अल्पांश। और अल्पांश मैंने मान लिया बाबू यहाँ पे है अल्पांश। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हम लोग के पास अल्पांश है। किस में रखा गया है बाबू? विद्युत क्षेत्र किस में रखा गया है? ई में रखा गया है। और इस सतह का जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं कितना बाबू? डी एस है। कितनी है बाबू? डी एस। बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा। और आप पढ़े होंगे बाबू कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो ई लिखेंगे, डी एस लिखेंगे और डॉट के जगह पर कौन थीटा लिखेंगे बाबू? कॉस थीटा। तो क्या निकल जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। ये तो इसका क्या निकल गया बाबू? फार्मूला निकल गया। अब हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? इसका मात्रक लिखना चाहते हैं। तो मात्रक कितना होगा बाबू? देख लीजिए, इसका मात्रक हम सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, ई का जो मात्रक होगा फ्लक्स का जो मात्रक होगा कितना होगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? फ्लक्स बराबर था कितना? ई डी एस कॉस थीटा। बताइए बाबू, फ्लक्स का जो अगर मात्रक लिखा जाए, ई क्या है? विद्युत तीव्रता। और विद्युत तीव्रता पढ़े हैं आप लोग, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल यानी F/Q लिख सकते हैं इसको। और यहाँ ds क्या है? एरिया है, मान के चल एरिया है। और ये आपके कौन थीटा बाबू? कॉस थीटा। मात्रक लिखिए बाबू, F यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ए यानी एरिया क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा मैथ वाला टर्म, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। नीचे क्या बचा हुआ? क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको समझ में आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब बाबू इसका बीमी सूत्र इसमें नहीं लिखा, छूट गया है। चलिए बीमी सूत्र इसका निकाल लेते हैं। तो बस आप यही फार्मूला से निकाल सकते हैं बीमी सूत्र इसका कितना होगा। तो फाई बराबर क्या था बाबू? फाई बराबर लिखे थे F/Q। याद कीजिए F/Q ए इंटू में कॉस थीटा लिखे थे बाबू, डी एस के जगह पर ए मान लिए हैं। अब इसका बीमी सूत्र निकालिए बाबू। F यानी बल का बीमा याद है आप लोग को? सबको याद होगा बाबू, बल का बीमा होता है ML/T-2। और ए क्या है बाबू? एरिया लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L। और नीचे क्या है? आवेश का बीमा क्या होता है? AT। अब देख लिए बाबू, यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, इसका बीमा जो हो जाएगा, बीमा हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा? यानी फ्लक्स की बीमा कितनी हो जाएगी? M हो जाएगा। और L कितनी बार देख लीजिए बाबू? L का पावर 3
L का पावर 3, कैसे L का पावर 3 बाबू देख लीजिए, m हो गया, L एक बार, दो बार, तीन बार, L का पावर 3 हो गया। अब देखिए t कितनी बार होगा, t ऊपर -2 है, नीचे से एक और t जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो t के पावर कितना हो गया, -3, ये ऊपर जाएगा a के पावर -1। तो इसको स्टार मार के याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स का बीमा कितना होता है, ml3 t-3 a-1। मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। F/Q लिख दिए हैं E के जगह पे, F बल है, बल का बीमा ml-t-2, A क्या है, एरिया लंबाई इंटू में चौड़ाई, लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, और नीचे क्या है Q आवेश की बीमा क्या होती है, AT। क्या निकल गया, L कितनी बार बाबू, 3 बार, T ऊपर जाएगा -2, एक बार और आएगा -1, और फिर हाँ A का पावर -1 हो जाएगा। तो यानी ml3 t-3 a-1। क्या क्या याद हुआ बाबू, विद्युत फ्लक्स, पहला इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, EDS cos थीटा। दूसरा इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और बीमी सूत्र याद रखेंगे कितनी होती है, ml3 t-3 a-1। समझ में आया कि नहीं बाबू। अच्छा, और ये भी एक बात याद रखिएगा, इसका जो ये कैसी राशि है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है। तो याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है बाबू, अदिश राशि। किससे सूचित करते हैं, फाई से। फार्मूला EDS cos थीटा, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और बीमा क्या होता है बाबू, ml3 t-3 a-1। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए, ये था आपका कौन फ्लक्स बाबू, विद्युत फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिक कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक खास आपतन कोण पर दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होकर गुजर जाती है। आपतन कोण का यही मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। चलिए बाबा आपको हम समझाते हैं क्रांतिक कोण क्या है। देखिए बाबू, ऊपर मान लीजिए विरल माध्यम, क्या मानिए बाबू, विरल, और नीचे मान लीजिए सघन। ध्यान से देखिएगा, विरल और सघन, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है बाबू, अभिलंब। क्या है बाबू, अभिलंब। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना है। देखिए बाबू, पहली लाइट आई, हाँ लाइट हमेशा सघन से किस में जाना चाहिए, विरल में। देखिए पहला लाइट मान लीजिए यहाँ से आया, ठीक है, ये सघन माध्यम से किस में जा रहा है, विरल में, तो अभिलंब से कहाँ जाएगा बाबू, दूर मुड़ जाएगा। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर। थोड़ा सा और आपतन कोण बढ़ाएं, आपतन कोण थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए ये लाइट कहाँ जा रही है, यहाँ से जा रही है। अब ये लाइट इसके नीचे से गुजर जाएगी। अब एक जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे, मान लीजिए इस बार आपतन कोण मेरा ये है, ठीक है बाबू, ये वाला आपतन कोण यहाँ से आया, और इस बारी क्या करेगा बाबू, दोनों माध्यम यानी विरल और सघन, इनको मिलाने वाली रेखा से होकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो यही जो आपतन कोण है, यही आपतन कोण क्या कहलाता है बाबू, क्रांतिक कोण। कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का डिफिनेशन समझ में आया। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम में, और जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ये आपके पास क्या है बाबू, अभिलंब। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर मुड़ जाती है। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। और एक खास आपतन कोण पर दोनों माध्यमों से अलग करने वाली सतह से होकर गुजरती है। इस कंडीशन में देखिए, वो क्रांतिक कोण की कंडीशन में ये आपके पास अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यानी जब क्रांतिक कोण होता है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये आपको याद रखना। कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि क्रांतिक कोण की कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। डिफिनेशन एक और बोल सकते हैं, कहिएगा कि वैसी स्थिति यानी वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, कौन सा कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो हम लोग याद कर लिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। खास आपतन कोण पर
दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होकर गुजर जाती है। आपतन कोण का यही मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बहुत बढ़िया। अब एक और बात याद कर लीजिए, क्रांतिक कोण 90 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण जो होता है बाबू, क्रांतिक कोण ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण। यहाँ से हटा दीजिए इसको, क्या कहेंगे? 90 डिग्री। कितना बाबू? 90 डिग्री। यही डिफिनेशन मैं भी बताया, 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। कई बार क्रांतिक कोण का शर्त पूछ देता है, तो क्रांतिक कोण का शर्त क्या होता है? तो प्रकाश को सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए? विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी प्रकाश को हमेशा किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए? सघन से विरल में जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्रांतिक कोण था। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग के पास आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया बाबू? 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्या कहा जाएगा? क्रांतिक कोण कहा जाएगा। और क्रांतिक कोण के लिए क्या कंडीशन, शर्त पूछता है एग्जाम में? प्रकाश को सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए? विरल माध्यम में जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसका शर्त लिखे। एग्जाम में क्या पूछेगा बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और आप इसका क्या लिखें? शर्त लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा, अविलंब से क्या मुड़ जाती है? दूर मुड़ जाती है। और यदि आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो जाए? क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर पहले माध्यम में परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौट आती है। यही घटना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया कि नहीं बाबू? कैसे याद रखिएगा? देखिए ध्यान से, ये ऊपर कौन माध्यम होगा? विरल माध्यम, विरल समझ आएगा। और नीचे क्या है बाबू? कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। इतना समझ में आ रहा है? ये कौन सा था बाबू? अविलंब। ठीक है बाबू। अच्छा, अब मैंने बताया, अभी पीछे बताया था कि अगर ये क्रांतिक कोण पर आ रहा था, कौन सा कोण बाबू? क्रांतिक कोण। ये किसका मान है? क्रांतिक कोण IC मान लेते हैं, IC। ये दोनों माध्यम को अलग करने वाले सतह से गुजर रहा था। अगर आपतन कोण और ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए, चलिए ये वाला आपतन कोण और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, तो ये जो लाइट है दूसरे माध्यम में न जाके और अविलंब से दूर मुड़ेगी, तो ये नीचे परावर्तित हो जाए। देखिए बाबू, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होने पर जो लाइट है दूसरे माध्यम में न जाकर पहले माध्यम में ही क्या आ गई? लौट गई। तो यही घटना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाता है बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अविलंब से दूर मुड़ जाएगी। और यदि क्रांतिक कोण पर अगर प्रकाश आपतित हो तो दोनों माध्यम को अलग करने सतह से गुजरेगी। लेकिन आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए तो वो पहले माध्यम में ही लौट के वापस आ जाएगी। यही घटना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है बाबू? प्रकाश को सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए? विरल माध्यम में। आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से। अभी मैंने बताया है। और प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर आवर्धन और आवर्धन क्षमता, यानी पूछता है क्वेश्चन कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें या आवर्धन या आवर्धन क्षमता को परिभाषित करें। देखिए बाबू, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। इतना तो सबको मालूम है कि कोई वस्तु है उसको हम लोग लेंस के सामने रखें या मिरर के सामने रखें तो उसका प्रतिबिंब जितना बड़ा बनेगा वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जितना बड़ा क्या है वस्तु है उसकी ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है बाबू? m बराबर h डैश बट्टा h। h डैश क्या है बाबू? h डैश है किसकी ऊंचाई? तो कहिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। h डैश है प्रतिबिंब की
ऊंचाई। ठीक है बाबू। और आपसे पूछा जाए कि h क्या है, h है बाबू वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बाबू। तो क्या याद रखेंगे किसके लिए? किसके लिए बाबू? दर्पण के लिए क्या होता है? m बराबर h डैश बट्टा h और इसका मान होता है माइनस भी बट्टा यू। माइनस भी क्या है? माइनस भी नहीं, भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी और यू क्या है बाबू? वस्तु दूरी। और लेंस के लिए याद रखेंगे m बराबर होता है h डैश बट्टा h यानी भी बट्टा यू। समझ में आया कि नहीं बाबू? लेंस में प्लस रहता है और दर्पण में क्या रहता है? माइनस रहता है। तो ये था बाबू आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है बाबू? आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या है बाबू? तो आप आवर्धन क्षमता के लिए कैसे याद रखेंगे? जैसे दर्शन कोण यहाँ टर्म दिया। दर्शन कोण के मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा आपके आंख पर जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाता है? दर्शन कोण। किसी भी वस्तु को आप देखिए, दर्शन कोण अगर बड़ा है तो वस्तु आपको बड़ा दिखाई देगा, दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु आपको क्या दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। जैसे मार्कर है, मान लीजिए हम पास करके रखेंगे तो हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी ये वस्तु हमको छोटा दिखाई देगा। क्यों बाबू? क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? दर्शन कोण पे। तो अगर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं और किसकी सहायता से देख रहे हैं बाबू? मान लीजिए लेंस की सहायता से। किसकी सहायता से? लेंस की सहायता से। तो लेंस के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रख के देखने पर बना दर्शन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। नहीं समझे? क्या है बाबू? देखिए ध्यान से। अगर लेंस की सहायता से, मान लीजिए कोई लेंस है, उसकी सहायता से हम वस्तु को देख रहे हैं तो उस कंडीशन में आंख पे बना दर्शन कोण, और अगर उसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के देख रहे हैं उस कंडीशन में बना दर्शन कोण, इसका अनुपात ही कहलाएगा क्या बाबू? आवर्धन क्षमता। और मान लीजिए कि अगर हम लेंस की सहायता से देखें तो आंख पर बना दर्शन कोण बीटा है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के देखें वस्तु को, और वैसे बिना लेंस के देखें उस कंडीशन बना कोण क्या है? अल्फा है। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? बीटा बाई अल्फा, या लिख सकते हैं 10 बीटा बाई 10 अल्फा, क्योंकि अगर अल्फा या बीटा का मान बहुत छोटा हो तो 10 बीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, तो 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, और 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप याद रखिएगा। यानी क्या बोले हम? किसी वस्तु को अगर लेंस की सहायता से देख रहे हैं उस कंडीशन में बना दर्शन कोण, और साथ साथ अगर आप उसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए और बिना यंत्र का उपयोग किए आँख देख रहे हैं तो आँख पे बने दर्शन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं बाबू? m से। इसका फार्मूला बीटा बाई अल्फा। बीटा कब बनेगा दर्शन कोण? लेंस की सहायता से देखेंगे। अल्फा कब बनेगा दर्शन कोण? जब बिना लेंस की सहायता से, या और कितनी सेंटीमीटर पर दूरी होगी, कितनी सेंटीमीटर पर वस्तु होगी? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? वो बहुत बढ़िया। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचते हैं। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया। कौन सा चालक बाबू? ओमी चालक। ओमी चालक क्या होता है? कहिए वैसे चालक जो ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं बाबू क्या कहलाते हैं? ओमी चालक कहलाते हैं। और ओमी चालक जिस परिपथ में जुड़े होते हैं ओमी परिपथ, और ओमी चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? ओमी प्रतिरोध कहलाता है। ओमी प्रतिरोध का मान विभवांतर परिवर्तन होने पर नियत रहता है। और जैसे एग्जाम्पल में तार का प्रतिरोध, कार्बन का प्रतिरोध। समझ में आया कि नहीं बाबू? ओम का नियम पढ़े होंगे आप लोग। ओम का नियम क्या है? V बराबर क्या होता है बाबू? IR, यानी V बराबर IR यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन बाबू? I। यानी इस नियम का जो पालन करेगा उसी को बोलेंगे कौन चालक बाबू? ओमी चालक। और इनका अगर ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, इधर मान लीजिए I है, इधर मान लीजिए V है, तो ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। यानी ये ओम के नियम का पालन करेंगे उनके लिए V और I का ग्राफ क्या रहता है? नियत रहता है। समझ में आया कि नहीं? जो ओम के नियम का पालन करेंगे वही कौन सा चालक है? ओमी चालक है। यानी V समानुपाती I। जैसे जैसे क्या बढ़ेगी बाबू? वोल्टेज बढ़ेगी, वैसे वैसे धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का B, अनओमी चालक। इसी का उल्टा कर दीजिए। वैसे चालक, वैसे चालक यहाँ चलाक हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा दिखेगा ध्यान से। वैसे चालक, वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं
अनओमी चालक कहलाते हैं। अनओमी चालक जिस परिपथ में जुड़े होते हैं अनओमी परिपथ कहलाते हैं। अनओमी परिपथ का मान विभवांतर परिवर्तन होने पर नियत नहीं रहता है, यानी विभवांतर का मान चेंज होगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इनके लिए अगर ग्राफ खींचा जाए बाबू, जैसे मान लीजिए इधर मान लेते हैं आई है और इधर क्या है बाबू भी है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, तो यानी कैसा चालक है, अनओमी चालक है। जो ओम के नियम यानी भी समानुपाती आई बढ़ने वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ना चाहिए, इस नियम का पालन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा बाबू। अब मतलब एग्जाम्पल में याद रखें, ट्रांजिस्टर, डायोड, विद्युत अपघट्ट, ये सब कैसे चालक हैं, अनओमी चालक है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाए बाबू, एनालॉग सिग्नल, उसी को बोलते हैं अनुरूप सिग्नल। अनुरूप सिग्नल क्या होता है, वह वैसा सिग्नल जिसका मान लगातार समय के साथ क्या होते रहे, बदलते रहे। लगातार बदलने वाले सिग्नल को ही क्या कहते हैं बाबू, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा, याद कीजिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, यानी कुछ समय के लिए ऊपर कुछ समय के लिए नीचे। देखिए बाबू, समय के साथ इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। समय के साथ बढ़ता है और समय के साथ क्या होता है, घटता है, यानी इसका मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। और लगातार बदलने वाले सिग्नल को क्या बोलते हैं बाबू, एनालॉग सिग्नल। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब आपसे पूछा जाए डिजिटल सिग्नल क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अंकीय परिपथ। वैसा सिग्नल जिसका केवल 2 या उसके गुणज मान संभव हो, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। यानी जिसका मान 2 ही हो या 2 का क्या हो, गुणज हो। जैसे बाबू दिष्ट धारा क्या होती है बाबू, दिष्ट धारा, इसके केवल 2 ही मान संभव होते हैं। तो लगातार बदलने वाले सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, और जिसका केवल 2 ही मान संभव हो या उसके गुणज हो, तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। जैसे कौन धारा बाबू, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का मान समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है। समय बढ़ते जाएगा, ये मान लीजिए टाइम है, क्या है वो समय, और ये आपके पास क्या है वो धारा। तो टाइम और धारा समय के साथ क्या चल रहा है, टाइम बढ़ा रहे हैं, 0 पर भी, 0 पर मान लीजिए नहीं रहेगा, फिर भी 0 पर भी उतना है, 1 सेकेंड पर उतना ही है, 2 सेकेंड पर उतना ही है, 3 सेकेंड पर उतना ही है। धारा का मान समय के साथ क्या रह रहा है, नियत रह रहा था। ऐसे सिग्नल को क्या बोलेंगे, कौन धारा, ये दिष्ट धारा, जिसका मान समय के साथ बदल नहीं रहा है, तो ऐसे सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। या कौन सा परिपथ बाबू, अंकीय परिपथ। समझ में आया कि नहीं है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है और इसके क्या लिखे, शर्त लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू कि प्रकाश व्यतिकरण क्या है और आप इसके क्या लिखे, शर्त लिखे। देखिए बाबू ध्यान से, 2 या अधिक तरंगों के आधारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर तीव्रता का अधिकतम हो जाना या न्यूनतम हो जाने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। या 2 या अधिक तरंगों के आधारोपण का। देखिए बाबू 2 तरंग अगर चल रहे, जैसे मान लीजिए ये पहला तरंग है, ठीक है बाबू, और यहाँ पर मान लीजिए दूसरा तरंग है, ठीक है बाबू। ये दोनों तरंग मिलेंगे, ऊपर वाला को बाबू बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गर्त। समझ में आया कि नहीं। अगर 2 तरंग है और दोनों तरंग का क्या मिल रहा है बाबू, श्रृंग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, श्रृंग श्रृंग, या दोनों तरंग का क्या मिल रहा है, गर्त गर्त, तो वहाँ प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऐसे व्यतिकरण को बोलते हैं रचनात्मक। क्या बोलते हैं बाबू, रचनात्मक व्यतिकरण। और इस कंडीशन में प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर कहीं पर भी क्या मिले बाबू, श्रृंग के साथ क्या मिल जाए, गर्त, तो इस कंडीशन में तीव्रता घट जाएगी और इसको बोलते हैं बाबू विनाशी। क्या बोलते हैं बाबू, विनाशी। विनाशी व्यतिकरण कब होगा, जब एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के किससे मिले, गर्त से। समझ में आया कि नहीं बाबू। और रचनात्मक कब होगा, जब श्रृंग श्रृंग से मिले और गर्त गर्त से मिले। यहाँ तीव्रता बढ़ेगा और यहाँ तीव्रता क्या होगी बाबू,
घटेगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? अच्छा, अब दो प्रकाश कला संबंध होना चाहिए, दो तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंगदैर्घ्य लगभग समान होना चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। ये 3 शर्त है बाबू किसका? प्रकाश का व्यतिकरण का। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो कहिएगा प्रकाश का किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से टकराकर ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब ध्यान से देखिए वो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, थोड़ा देखिएगा। देखिए मान लीजिए ये आपके पास क्या है? अवरोधक है, अवरोधक, ठीक है बाबू, अवरोधक। अब यहाँ से क्या हो रहा है बाबू? इस साइड से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, इसके किनारों पर टकराया और टकराने के बाद लाइट को सीधा जाना चाहिए, लेकिन टकराने के बाद इसके छाया के क्षेत्र में, छाया के क्षेत्र में मुड़ जाता है। यही कहलाता है बाबू कौन सी प्रक्रिया? विवर्तन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश का किसी अवरोधक द्वारक के किनारों से टकराकर कहाँ मुड़ जाना? ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। और विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो विवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है फ्रेनेल और एक होता है फ्राउनहोफर। क्या होता है बाबू? फ्राउनहोफर। तो विवर्तन समझ में आ गया होगा, यानी प्रकाश आएगी और किसी भी अवरोधक से टकराकर कहाँ मुड़ जाएगी? ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ने की घटना ही कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब आपको समझा देते हैं फ्रेनेल विवर्तन क्या कहलाता है। तो फ्रेनेल विवर्तन क्या है बाबू? फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोधक से सीमित दूरी पर होते हैं और फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगाग्र और निर्गत तरंगाग्र गोली या क्या होते हैं? बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं। यानी इसको समझाता हूँ बाबू आपको। देखिए मान लीजिए ये सोर्स है, क्या है बाबू? सोर्स। सोर्स जहाँ से क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। और ये आपका क्या है बाबू? अवरोधक। क्या है बाबू? अवरोधक। समझ में आया कि नहीं है? और ये आपका क्या है बाबू? पर्दा यानी स्क्रीन। क्या है बाबू? स्क्रीन। अब इस सोर्स से अवरोधक और स्क्रीन, यानी क्या बोले बाबू? प्रकाश स्रोत तथा पर्दा। प्रकाश स्रोत ये है और पर्दा ये है, किससे? इस अवरोधक से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, यानी जो दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में विवर्तन को क्या बोला जाएगा? फ्रेनेल। और जब लाइट इससे टकराएगा मान लीजिए और टकरा के यहाँ मिलेगा, मिलने के बाद आपको पैटर्न मिलेगा, कहीं डार्क मिलेगा तो कहीं ब्राइट मिलेगा। तो यही कंडीशन है जिसमें सोर्स, अवरोधक और पर्दा सीमित दूरी पर हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, यानी अवरोधक से सोर्स और अवरोधक से पर्दा फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो ऐसे विवर्तन को क्या नाम दिया जाता है? फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं है? और जब ये क्या होगा? फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं हो तो उनको क्या नाम दिया जाएगा? फ्राउनहोफर। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्या कहेगा फ्राउनहोफर में? फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा किससे बाबू? अवरोधक से असीमित दूरी पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। अब कहेगा सर इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि दूरी ये बस सोर्स जो है अवरोधक से अनंत दूरी पर है, और इसके लिए हम लेंस का यूज करते हैं। और लेंस क्या करता है? ऐसा इमेजिन कराता है कि वस्तु नहीं, सोर्स जो है किससे? अवरोधक से अनंत दूरी पे। समझ में आया कि नहीं बाबू? और इसमें जो आपतित तरंगाग्र, निर्गत तरंगाग्र होता है, कैसा होता है? समतल तरंग। क्योंकि आपको मालूम है बाबू कि चाहे गोली तरंगाग्र हो, चाहे बेलनाकार तरंगाग्र हो, अनंत दूरी पर किस प्रकार का तरंगाग्र होता है? समतल तरंगाग्र होता है। तो दोनों अंतर समझ में आया बाबू? फ्राउनहोफर में अवरोधक से पर्दा और स्रोत अनंत दूरी पर होते हैं, जबकि फ्रेनेल में अवरोधक से सोर्स और पर्दा सीमित दूरी पर होते हैं। बस इतना ही आपको क्या रखना है? याद रखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिघात और कौन बाबू? प्रतिबाधा। देखो प्रतिघात क्या कह रहा है और प्रतिबाधा क्या? प्रतिघात का मतलब इंग्लिश से बोलते हैं रिएक्टेंस। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो, इसके द्वारा धारा के प्रवाह का जो विरोध होगा उसी को क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिघात। याद रहेगा बाबू, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में अगर क्या जुड़ा हो बाबू? प्रेरकत्व जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो, और ये जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करेंगे वो कहलाता है प्रतिघात। और प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हो बाबू? प्रेरकत्व जुड़ा हो, कुंडली जुड़ा हो, तो इसके द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेरकीय प्रतिघात। और प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है बाबू? एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है बाबू। और अगर प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हो बाबू? संधारित्र जुड़ा हो, तो इस कंडीशन में धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? धारती प्रतिघात। और इसको बोलेंगे एक्स सी बराबर होता है बाबू 1/ओमेगा सी। कितना होता है बाबू? 1/ओमेगा सी। तो समझ में आया होगा प्रतिघात क्या है। यानी अगर किसी सर्किट में क्या जुड़ा हो बाबू? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होना चाहिए, और उसमें क्या जुड़ा हो? प्रेरकत्व यानी कुंडली जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो, तो जो ये धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करेंगे वही कहलाएगा प्रतिघात। और अगर क्या जुड़ा हो? कुंडली, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेरकीय प्रतिघात। अगर संधारित्र तो क्या बोलेंगे? धारती प्रतिघात। और अगर संधारित्र है तो इसको लिखेंगे एक्सी बराबर 1/ओमेगा एल ओमेगा सी। और अगर प्रेरकत्व जुड़ा होगा तो एक्सएल, और एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। इतनी बातें समझ में आ गई बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या है बाबू? प्रत्यवर्ती धारा के RL, RC, LC या क्या जुड़ा हो बाबू? LC या। मतलब R मतलब प्रतिरोध जुड़ा हो और प्रेरकत्व जुड़ा हो तब, या प्रेरकत्व जुड़ा हो और संधारित्र जुड़ा हो, या प्रेरकत्व भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध तीनों हो। आप देख लीजिए बाबू, एल किसको बोल रहे हैं हम? एल मतलब होता है बाबू किसके लिए? इंडक्टेंस के लिए। यानी एल जुड़ा हो यानी समझ जाएगा एल मतलब प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व यानी कुंडली। आर है यानी क्या है? प्रतिरोध है। और आपके पास क्या है बाबू? सी बराबर क्या है? सी आपके पास क्या है बाबू? संधारित्र है। क्या है बाबू? संधारित्र। ये जब जुड़े होंगे कोई दो, कम से कम दो जुड़े हों, तो इस कंडीशन में जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। समझ में आया कि नहीं बाबू? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर दो कम से कम इनमें से जुड़े हों तो ये जो धारा का विरोध करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को किससे लिखेंगे बाबू? जेड से। और इसका मात्रक हमेशा याद रखिएगा ओम होता है। क्या होता है बाबू? ओम होता है। समझ में आया होगा क्वेश्चन बाबू? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास समविभवी पृष्ठ। ये तो नाम से लग रहा है कि विद्युत वैसा विद्युत क्षेत्र जिसकी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाए? समान हो जाए। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अगर समान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समविभवी पृष्ठ बोलते हैं। समविभवी पृष्ठ का मतलब कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर जो प्रत्येक बिंदु है उस बिंदु पर विभव का मान समान है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? समविभवी पृष्ठ। क्या बोलते हैं बाबू? समविभवी पृष्ठ। समझ में आया कि नहीं बाबू? समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। और समविभवी पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि काटेंगे तो एक बिंदु पर विभव की दो दिशाएं हो जाएंगी जो संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं बाबू? इतना आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है कौन प्रवणता? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या कह रहा है बाबू? विद्युत क्षेत्र में दूरी r के साथ विभव के परिवर्तन की अधिकतम दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। यानी
दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, dv बट्टा dr, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता बाबू याद रखिएगा, विभव प्रवणता और तीव्रता में रिलेशन पूछता है। आप याद कीजिएगा ये कंडीशन E बराबर माइनस dv बट्टा dr बहुत फेमस है बाबू। ये रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। E बराबर माइनस dv बट्टा dr। E क्या है? विद्युत तीव्रता, और dv बट्टा dr क्या है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मान तीव्रता की दिशा में घटता है, माइनस चिन्ह बताता है कि इसका मान तीव्रता की दिशा में क्या होता है बाबू? घटता है। ये रिलेशन याद रखिएगा। विभव प्रवणता के मतलब विद्युत क्षेत्र में r दूरी के साथ विभव v के मान में परिवर्तन जो होता है विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? dv बट्टा dr। मात्रक बाबू विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और नीचे r है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और ये भी बताया बाबू आपको कि विद्युत तीव्रता E बराबर क्या होता है? माइनस विभव प्रवणता, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। ये मैंने आपको अभी बताया, ये घटता है। क्या होता है बाबू? इसका मान विभव की दिशा में क्या होता है बाबू? घटता है। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या कह रहा है बाबू? मॉडुलन, वी मॉडुलन और मॉडेम में अंतर स्पष्ट करें या तीनों को परिभाषित करें। और बाबू इस क्वेश्चन को एकदम स्टार मार के याद रखिएगा। वैसे तो जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ठीक है बाबू? चलिए मॉडुलन क्या होती है? मॉडुलन कोई मान लीजिए सिग्नल है और उसको दूर तक भेजना है, और वो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि दूर तक जा सके, तो उसको हम क्या करेंगे? उच्च आवृत्ति और आयाम या कला वाले वाहक पर क्या कर देंगे? बैठा देंगे, यानी आरोपित कर देंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? मॉडुलन। समझ में आया कि नहीं है? यानी किसी सिग्नल को अधिक दूर तक भेजने के लिए एक वाहक तरंग पर आधारोपित कर देना ही कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? मॉडुलन। जैसे संदेश है, इस संदेश को हमने क्या किया? एक वाहक तरंग से जोड़ दिया, और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मॉडुलन। और जो तरंग मिलेगा उसको बोलेंगे मॉडुलित सिग्नल। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, और मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। आयाम अगर आधारोपित करेंगे आयाम मॉडुलन, आवृत्ति आधारोपित करेंगे आवृत्ति मॉडुलन, कला फेज कौन मॉडुलन बाबू? फेज मॉडुलन। अब अगला आ रहा है वी मॉडुलन। वी मॉडुलन क्या कह रहा है बाबू? मॉडुलित सिग्नल से, यानी जो मॉडुलित सिग्नल था उससे मूल संदेश को बस क्या कर लेना है? प्राप्त कर लेना है। यही मूल संदेश को प्राप्त करना क्या कहलाता है? वी मॉडुलन कहलाता है। याद हो जाएगा बाबू? मॉडुलित सिग्नल से मूल संदेश, यानी मूल संदेश सिग्नल और वाहक तरंग को क्या करना बाबू? अलग अलग करना ही कहलाता है वी मॉडुलन। और जो युक्ति अकेले मॉडुलन और वी मॉडुलन दोनों का काम करे वही क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। तो तीनों आपको समझ में आया होगा। किसी कमजोर, कम आवृत्ति, कम आयाम, कम कला वाले सिग्नल को अधिक आवृत्ति, अधिक आयाम, अधिक कला वाले वाहक तरंग पर आधारोपित करना क्या कहलाता है? मॉडुलन। फिर इस संदेश को अलग करना वी मॉडुलन, और दोनों अगर एक ही युक्ति से किया जाए उसको क्या बोलेंगे बाबू? मॉडेम। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट है आपके पास विद्युत तीव्रता। ये तो सबको याद होगा। विद्युत तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत तीव्रता कहलाता है। विद्युत तीव्रता को किससे बाबू? ई से। और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और बीमी सूत्र क्या होता है? MLT-3 A-1 होता है। चलिए बाबू मैं आपको फार्मूला समझा देता हूँ। क्या है बाबू? विद्युत तीव्रता E क्या है? प्रति एकांक परीक्षण आवेश, मान लेते हैं Q0, इसके ऊपर लगने वाला बल। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए
दो आवेश होंगे। मान लेते हैं एक आवेश Q है, एक आवेश Q0 है, नीचे कितना बाबू r²। ये क्या हो गया बल का फार्मूला, और नीचे Q0 से Q0 खत्म हो जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा 1/4πε0 Q/r²। मात्रक याद रखिए बाबू, E का जो मात्रक होगा F का मात्रक क्या होगा बल का मात्रक न्यूटन, नीचे Q क्या है आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम होगा। तो मात्रक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और नीचे Q आवेश का मात्रक क्या है कूलाम। ठीक है बाबू, तो क्या निकलेगा न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या निकालना है बीमी सूत्र कैसे निकालिएगा, यानी बीमा कितना हो जाएगा सब लोग बताइए बाबू, कितना होगा बीमा। देखिए ऊपर क्या है F यानी बल का बीमा क्या होता है mLT-2, याद है कि नहीं याद है। नीचे क्या है बाबू आवेश का बीमा क्या होता है AT। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा mL और T ऊपर -2 है, नीचे से 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे यहाँ 1 होगा, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू -1, तो -1 -2 -3, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा तथा या विद्युत बल रेखाओं का क्या लिखिए गुण लिखिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में क्या होती है समाती हैं। दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू के किसी बिंदु पर अगर हम कौन सी रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। और सबसे फेमस लाइन ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं काटती नहीं है, क्योंकि काटेंगी तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी जो संभव नहीं है। तो क्या क्या याद हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर प्लस है तो प्लस से बाहर निकलेंगी, और माइनस है तो माइनस में क्या होंगी समाएंगी। पहला पॉइंट समझ में आया बाबू। अगर एक ही साथ बनाया जाए तो इधर प्लस, इधर कौन सा बाबू माइनस, इधर से निकलेगा इधर समाएगा, इधर से निकलेगा समाएगा, निकलेगा यहाँ से समाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ समाएगा। अब देखिए क्या माइनस से प्लस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब बंद लूप का निर्माण नहीं करेगा। 2 बात समझ में आ गया बाबू। और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींचे, किसकी दिशा को बतलाएगा, तीव्रता की दिशा को बतलाएगा। सबको समझ में आ गए बाबू बातें। और लास्ट विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है, क्योंकि काटेंगी तो एक बिंदु पर। रखो बाबू, अगर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही बिंदु पर काट दे तो यहाँ भी तीव्रता की दिशा होगी, यहाँ भी तीव्रता की दिशा होगी, तो विद्युत तीव्रता की कितनी दिशाएं हो जाएंगी 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी समाप्त हुआ। 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्या कह रहा है बाबू, वाटहीन धारा। ये तो आप समझ जाएगा वाटहीन धारा क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू कि शुद्ध प्रेरकत्व, यानी शुद्ध प्रेरकत्व के मतलब हम क्या जोड़ दें, कुंडली वाला कोई सर्किट ले लें, या शुद्ध धारिता यानी क्या संधारित्र वाला क्या ले लें बाबू सर्किट ले लें। इस कंडीशन में विद्युत परिपथ में बहने वाले धारा को कौन धारा कहा जाता है, वाटहीन धारा। यानी कोई सर्किट है, मान लीजिए सर्किट है, और इस सर्किट में या तो संधारित्र जुड़ा हो, या इस सर्किट में क्या जुड़ा हो, केवल कुंडली जुड़ा हो। तो इस कंडीशन में जो धारा बहेगी, इस कंडीशन में जो धारा बहेगी वो धारा क्या कहलाएगी, वाटहीन धारा। आप पूछिएगा क्यों सर ऐसा होता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में V एंड I के बीच फेज एंगल फाई बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 90 डिग्री। किस कंडीशन में, जब कुंडली में केवल क्या जुड़ा हो, प्रेरकत्व, कुंडली नहीं, किसी सर्किट में केवल प्रेरकत्व या संधारित्र जुड़ा हो। इस कंडीशन में वोल्टेज धारा के बीच कोण का अंतर कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री होगा तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला याद है आपको,
यहाँ पे क्या होता है, शक्ति गुणा cos फाई होता है, लेकिन पावर जो होता है P बराबर आई आर एम एस भी आर एम एस कॉस, और शक्ति गुणांक में एंगल कितना है 90, cos 90 का मान होता है बाबू 0, तो पूरा ये आंसर क्या आ जाएगा 0। देखिए बाबू यहाँ पावर कितना आ गया 0 आ गया, मतलब शक्ति 0 आ गया, तो इसीलिए कहते हैं पावर का मात्रा क्या होता है वाट, और वाट नहीं लग रहा है तो यानी वाटलेस। क्या बोलेंगे बाबू, वाटलेस या वाटहीन धारा, वाटलेस या इसी को क्या बोलेंगे बाबू वाटहीन धारा बोलेंगे। कौन धारा, वाटहीन धारा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो वाटहीन धारा क्या होती है, कहिएगा जब किसी सर्किट में केवल प्रेरकत्व या केवल संधारित्र जुड़ा हो। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो अनुनादी आवृत्ति। बाबू देखिए अनुनादी आवृत्ति क्या कहता है, जब LCR परिपथ हो। LCR मतलब L मतलब प्रेरकत्व, C मतलब संधारित्र, R मतलब प्रतिरोध, तीनों जुड़ा हो तो उस परिपथ को क्या बोलते हैं LCR। और LCR परिपथ में जो प्रेरकीय प्रतिघात यानी जो प्रेरकत्व का क्या है धारा का विरोध है, और जो संधारित्र का धारा का विरोध है, दोनों बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति को अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। यानी क्या बोले बाबू, अगर XC के मतलब पहले XL लिख लीजिए, XL मतलब प्रेरकत्व का प्रतिघात किसके बराबर हो जाए XC के, यानी संधारित्र का प्रतिघात। अब बताइए बाबू XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। याद कीजिए 1/ओमेगा C। अगर ओमेगा को इधर ला लें और L को इधर ला लें तो क्या हो जाएगा बाबू, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC। देखिए बहुत ध्यान से हमने क्या किया है, हमने बाबू यहाँ से ओमेगा यहाँ भेज दिया है, L को यहाँ भेज दिया है। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/LC। अगर यहाँ से हम किसको निकालें ओमेगा को, तो ये रूट में आ जाएगा कितना बाबू 1/रूट में LC। और आप पढ़े होंगे ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। F क्या है आवृत्ति, बराबर हो जाएगा 1/रूट में LC। यहाँ से किसका मान निकाल लीजिए F का, तो 2π से भाग लग जाएगा 1/2π, और यहाँ हो जाएगा रूट में LC। यही जो फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी क्या है बाबू अनुनादी आवृत्ति। क्या है बाबू अनुनादी आवृत्ति। कंसेप्ट समझ में आया बाबू। अनुनादी आवृत्ति क्या होता है, जिसमें किसका प्रेरकत्व का प्रतिघात किसके बराबर संधारित्र के प्रतिघात के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में आवृत्ति क्या कहलाएगी अनुनादी आवृत्ति। कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे बाबू, ओमेगा L बराबर होता है 1/ओमेगा C। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर ओमेगा C। अब यहाँ से इसको इधर भेज दिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। अब बताइए बाबू स्क्वायर हटाएंगे रूट में आ जाएगा, ओमेगा का मान होता है 2πf बराबर 2πf हो गया 1/रूट से 2π से भाग दे दिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। लास्ट क्वेश्चन बाबू आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बाबू, क्या कह रहा है लॉरेंज बल क्या होता है बाबू। लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल कौन सा बल कहलाता है लॉरेंज बल कहलाता है। यानी आवेश पर विद्युत बल भी लग रहा है और चुंबकीय बल भी लग रहा है, तो इस कंडीशन में लगने वाला कुल बल कौन सा बल कहलाएगा लॉरेंज बल। और याद कीजिए बाबू जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है QE, और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना होता है बाबू, याद कीजिए QVB साइन थीटा, या लिख सकते हैं Q कोष्टक में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। याद है बाबू साइन थीटा क्या है, किस कंडीशन में लिखते हैं सदिश गुणनफल में, जिसके लिए क्रॉस लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा क्या निकल जाएगा बाबू QE प्लस QVB साइन थीटा। यहाँ से Q कॉमन कर लिए, इसको लिख देंगे E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग का 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो मैंने आपको सॉल्व कराया, सभी एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको 20 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।